सर्दियों की वो रात आज भी मेरी रूह कंपा देती है। कोहरे की घनी चादर ने पूरी सड़क को अपने आगोश में ले लिया था। रात के करीब 11:45 बज रहे थे। राजू की टपरी पर चाय के पतीले से निकलती सन सन की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के रोने की ध्वनियां माहौल को और भी भारी बना रही थीं। राजू, भाई एक और कड़क चाय बना। अदरक कूट के डालना, ठंड हड्डियों तक पहुंच रही है। अरे भाई, अदरक क्या, इस सन्नाटे में तो झर भी पियोगे तो अमृत लगेगा। तभी कोने में बेंच पर बैठे सुक्खू चाचा वो बोले, हंस लो लड़कों, हंस लो। ये जो सन्नाटा तुम्हें मजाक लग रहा है ना, ये कभी कभी अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार ढूंढता है। तुम जैसे शहर के लड़कों को लगता है कि बिजली के बल्ब ने अंधेरे को हरा दिया है, पर सच तो ये है कि अंधेरा अब और भी गहरा हो गया है। समीर ने हंसते हुए टोका। अरे चाचा, आप भी वही पुरानी कहानियां छेड़ रहे हो। अब भूत प्रेत सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। झा की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने समीर की आंखों में झांकते हुए बोले, हकीकत? बेटा, हकीकत वो नहीं जो तुम देखते हो, बल्कि वो है जो तुम्हें तब दिखती है जब तुम अकेले होते हो। मेरा पाला उससे पड़ा था और वो आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बैठो, आज तुम्हें बताता हूं कि उस रात रामनगर में हुआ क्या था। हम सब चुप हो गए। माहौल में अचानक एक भारी ठंडक पसर गई। बात करीब 30 साल पुरानी है। चाचा ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए शुरू किया। मैं उस वक्त रामनगर में सर्वे का काम देख रहा था। गांव के एकदम छोर पर राय बहादुर की हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली की नींव में ही कुछ काला है। राय बहादुर की मौत के बाद वहां उनकी छोटी बेटी की लाश मिली थी, जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। शायद उसे जला दिया गया था या उसे जिंदा दफन कर दिया गया था। चाचा की आवाज कांपी। खैर, एक शाम मेरी पीतल की पुरानी घड़ी, जो मेरे बाबूजी की थी, उस हवेली के पीछे वाले कुएं पर छूट गई। जब तक मुझे याद आया, सूरज डूब चुका था। मैं अपनी साइकिल लेकर वापस मुड़ा। जैसे जैसे मैं हवेली के पास पहुंच रहा था, मुझे हवा में सड़े हुए गेंदे के फूलों और पुराने कपड़ों की महक आने लगी। आपको डर नहीं लगा? डर तो तब शुरू हुआ बेटा, जब मैंने कुएं के पास अपनी घड़ी उठाई। अचानक हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की से किसी ने जोर से पत्थर फेंका। मैंने ऊपर देखा। वहां वो खड़ी थी, सफेद मैली साड़ी, घुटनों तक लंबे काले बाल जो हवा न होने के बावजूद लहरा रहे थे। मैंने सोचा, शायद कोई पागल औरत होगी। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? पत्थर क्यों मार रही हो? उसने जवाब दिया। उसने जवाब नहीं दिया। चाचा ने अपनी चाय का प्याला कसकर पकड़ा। उसने सिर्फ अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला। उसकी उंगलियां, वो इंसानी नहीं थीं। वो करीब 1.5 फुट लंबी थीं, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी पेड़ की जली हुई टहनियां हों, और उनके नाखून नीले और नुकीले। मैं डर के मारे अपनी साइकिल की तरफ भागा। पर जैसे ही मैंने पैडल मारा, चेन टूट गई। हे भगवान, फिर? तभी पीछे से एक आवाज आई जो जमीन के नीचे से निकलती हुई महसूस हो रही थी। सुक्खू, जल्दी क्या है? हमारे साथ चाय तो पीते जाओ। मेरा नाम सुनकर मेरे कलेजे में जैसे बर्फ जम गई। मैं पलटा तो हवेली का वो भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर से पीली रोशनी आ रही थी और दर्जनों लोगों के हंसने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जश्न चल रहा हो। क्या आप अंदर गए? मजबूरी थी बेटा, जैसे किसी ने मेरे पैरों को जंजीरों से बांधकर अंदर खींच लिया हो।
अंदर का मंजर, वो कोई जश्न नहीं था। वहां दर्जनों साए बैठे थे। सबके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थीं। और उस मेज के बीच में वही औरत बैठी थी। उसने अपनी वो लंबी उंगलियां मेरे कंधे पर रखी। उसकी छुअन इतनी ठंडी थी कि मुझे लगा मेरा खून जम जाएगा। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया। तुम्हारी घड़ी के कांटे रुक गए हैं सुक्खू। अब तुम्हारा वक्त भी यही रुकेगा। फिर आप वहां से कैसे निकले? मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गंगाजल का छोटा लॉकेट, जो मां ने दिया था, जोर से उसके चेहरे पर मारा। वो चीखी, ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। पूरा घर हिलने लगा। मैं भागते हुए बाहर आया, पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई हवेली नहीं थी। सिर्फ एक पुराना खंडहर था और एक जलती हुई चिता जैसी आग जल रही थी। चाचा, ये तो सच में खौफनाक है। मैंने कहा। मेरी अपनी आवाज कांप रही थी। चाचा ने एक फीकी मुस्कान दी और बोले, वो आज भी बुलाती है लड़कों। कभी कभी रात के इस पहर मुझे वही खुशबू आती है, वही सड़े हुए मांस और गेंदे के फूलों की। अचानक टपरी के ऊपर लगा पुराना बल्ब जोर से भभका, 2 बार टिमटिमाया और फिर एक धमाके के साथ बुझ गया। चारों तरफ घाना, दम घोंटू अंधेरा छा गया। सन्नाटे को चीरती हुई दूर झाड़ियों से वही भयानक दबी दबी हंसी सुनाई दी। राजू ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी जब बेंच पर पड़ी तो वहां कोई नहीं था। सुक्खू चाचा गायब थे। अगले दिन जब हम उस टपरी पर वापस गए तो राजू ने कहा, कौन से सुक्खू चाचा? यहां कल रात मेरे अलावा कोई नहीं था। तुम दोनों तो अकेले बैठकर खाली बेंच से बातें कर रहे थे।